तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया F इक्वल टू कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला नहीं है, तुम्हारे 11th में चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस फॉर्मूला याद रख लो, F इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं भी जाओ वो G का वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, m1 m2 क्या है? दो मास है, जैसे कि अर्थ हो गया और एक बाहर एक ऑब्जेक्ट हो गया। r क्या है? दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया r। f क्या है? फोर्स है। f क्या है? फोर्स है। तो हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है कैपिटल G का डायमेंशन। तो क्या करेंगे? कैपिटल G को एक जगह रख देंगे और बाकी चीजों को दूसरी साइड ले लेंगे। देखो, मैंने क्या किया, कैपिटल G को एक जगह लिख दिया और बाकी जो क्वांटिटी है F तो उसी जगह है, आर स्क्वायर को ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर लिया और m1 m2 को नीचे लेके मल्टीप्लाई कर लिया। होगा कि नहीं? ये अगर ये r को अगर उस साइड लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और m को अगर नीचे लेंगे, m को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो नीचे डिवाइड नहीं हो जाएगा क्या? मुझे बताओ थोड़ा, एक बार मैसेज में बताओ, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं मुझे बताओ, है ना? होगा ना? ठीक है ना? तो अभी क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे बस, और क्या। फोर्स का हम निकाल चुके हैं, क्या है यार? m1 l1 t माइनस 2, ये हो गया फोर्स का। ठीक है, r क्या है? मैंने बोला r दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरे पास एक वाटर बोतल है, ठीक है, और एक यहां पे एक माउस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं r। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बोलेंगे उसको बोलते हैं r। इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उसको बोलेंगे r। और m1 m2 क्या है? इसका मास और इसका मास, m1 m2। ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? इन दोनों के इंडिविजुअल के मास और इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो चाहिए, है कि नहीं? जो कि r में हम लिखे हैं। ठीक है, तो अभी r क्या पता लगा? r एक मतलब लेंथ में हम लिख सकते हैं r को, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस किसको लिखेंगे यार? लेंथ में लिखेंगे, ये बताना जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें पता लग चुका है कि नहीं? चलो, तो अभी l स्क्वायर, ओके, और डिवाइड में क्या लिखेंगे? मास 2 है। देखो, यहां फॉर्मूले में m1 m2 है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ m1 m2 लिखेंगे क्या? दोनों ही तो वही मास वाला फंडामेंटल क्वांटिटी को फॉलो करेंगे ना, दोनों वही मास वाला फंडामेंटल क्वांटिटी को फॉलो करेंगे ना, तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्या? m2 करके, मुझे बताओ, सिंपली हम लिख सकते हैं क्या m2 करके? एक बार मैसेज में बताओ, m2 करके लिख सकते हैं? यस और नो? लिख दे क्या? ठीक है, तो अभी बस कैंसल आउट करते हैं, क्या क्या है? यहां पे m का 1 है, नीचे 2 है, मतलब एक कैंसल आउट होके यहां पे बच जाएगा एक, है कि नहीं? मैं इसको मैं येलो में लिख देता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। वहां यहां पे 1 लिख दिया, और क्या क्या चेंजेस होगा क्या? और कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो इसका देखो, नीचे m1 बचा, अभी ये क्या बचा? नीचे m1 बचा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m -1 का ब्रैकेट और l क्यूब हो जाएगा और t -2 हो जाएगा। इसको अगर मिला के लिख देंगे क्या होगा? m -1 l3 t -2, ये हो गया हमारा कैपिटल G, जो जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। ये क्या हो गया यार? इसको बोलते हैं हम कैपिटल G, जो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ बताओ, थोड़ा मैसेज में टाइप कर लो, आज तो सुना ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा टाइप कर लो मैसेज में, मैं समझा दूंगा। ईयरफोन खराब हो गया या क्या हो गया पता नहीं, थोड़ा सुना ही नहीं दे रहा है आज। बताओ।
जो आपने किया है वो नहीं आ रहा है। कौन सा वाला? जो मास का कैंसिल आउट किया, जो मास का मैंने कैंसिल आउट किया वही बताओ एक बार। वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है बोल रहे हो? अच्छा ये देखो, ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो, अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? मास का एक क्वांटिटी था। यहाँ पे क्या था? मास का एक क्वांटिटी था। नीचे क्या था? मास का दो क्वांटिटी था। तो ऊपर अगर एक है, नीचे दो है। जैसे कि मैं एक सिंपल सिंपल बता रहा हूं, देखो देखो, बस एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ पे देखो, अगर ऊपर टू है और नीचे फोर है तो ऐसे तुम नहीं कैंसल आउट करते, 1/2 करके कैंसल आउट करते हो ना। अगर ऊपर में x के पावर 3 है और नीचे में x के पावर 4 है तो इसको कैंसिल आउट करके 1/x नहीं लिखते हैं? एक बार कंफर्म करो, ऐसे लिखते हैं ना, 1/x करके लिखते हैं ना? हाँ, तो बस उसी तरह ये जो मास है ना, ऊपर क्या था? एक क्वांटिटी था मास का। नीचे क्या है? दो क्वांटिटी है। तो ऊपर से एक क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गया और नीचे एक बच गया। नीचे दो था, ऊपर एक था, एक कैंसिल आउट होके एक बच गया नीचे। ठीक है, तो उसको नीचे वाले को हम अगर ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नीचे वाले को अगर ऊपर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और बाकी तो एज यूजुअल लिख दिए हैं, देखो L³ T-2 और लास्ट को मिला के लिख दिए। क्लियर ना? अभी क्लियर कि नहीं मुझे एक बार कंफर्म बताओ। क्लियर? या फिर और डाउट है? बताओ, और एक बार बताऊंगा। क्लियर ना? ठीक है, चलो। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं तुम्हें पता लग गया। चलो, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ब्लैंक स्पेस तो नहीं बचा, और कुछ निकालना बाकी था मुझे, कैसे निकालेंगे? चलो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं। हो गया, हो गया, बस हो गया। देखो, तो अब निकालते हैं किसका। अभी कितना नंबर का है? 6 नंबर खत्म हुआ, तो अभी आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 7 नंबर। 7 नंबर निकालेंगे किसका? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये एकदम सिंपल है। फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम का रेसिप्रोकल होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम होता है, समझे? तो इसका तो बहुत इजी हो गया ना, 1/टाइम। तो इसको क्या करेंगे? बस टाइम को ऊपर लेके आ जाएंगे, तो हो गया हमारा T⁻⁻1। और इसको अगर उस फॉर्मूले के थ्रू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m0 L0 T-1 हो गया फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का हो गया, बेड़ा पार हो गया उसका। ठीक है ना? अभी लेते हैं क्या? हीट का। हीट का भी कभी कभार पूछ लेता है। हीट, हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है ना? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही एनर्जी के साथ सेम हो जाएगा, वही एनर्जी के साथ सेम हो जाएगा। समझे कि नहीं? एक बार बताओ। वही एनर्जी के साथ सेम हो गया। क्लियर? ठीक है, और नेक्स्ट निकालते हैं किसका? बस इतना रहने देते हैं, बाकी जो ना क्लास में हम पढ़ेंगे उसको डिराइव करेंगे। जब क्लास में पढ़ते जाएंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी आएगा ना, उस टाइम मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दूंगा। ठीक है, तो अभी इतने रहने देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। आज इसका 3 टोटल यूज है, लेकिन हम सब तो आज नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। बस उसका एक ही यूज जानेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम इसका 2 जानेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यूं ही नहीं पढ़ते हैं, उसका कुछ यूजेस है जिसको बोलते हैं उसका एप्लीकेशन। तुम्हारे सिलेबस में क्या एप्लीकेशन देके रखा है, तो क्या क्या है? चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिएक्शन, एक फिजिकल रिएक्शन दे रखा है या फिर फिजिकल इक्वेशन दे रखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इक्वेशन सही है कि नहीं है? हमने जो फॉर्मूला यूज करते हैं, मास फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कैसे पता यार? तुम मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसीलिए तुम्हें पता है कि ये सही है। लेकिन अगर अगर कोई अनपढ़ को दे देते हैं F इक्वल टू एम ए, उसको क्या पता फोर्स क्या है, एम क्या है, ए क्या है? उसको बताने के बाद क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू वो पता कर पाएगा कि वो इक्वेशन सही है कि नहीं है। जो फोर्स इक्वल टू एम ए लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए जो लिखते हैं वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, और एक बार वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्यों डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होता है। क्यों डिस्प्लेसमेंट इनटू मल्टीप्लाई नहीं होता है? वो भी डायमेंशनल फॉर्मूला से तुम डिराइव कर पाओगे। ठीक है, वो भी डायमेंशनल फॉर्मूला से तुम डिराइव कर पाओगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम होता है। क्यों वेलोसिटी बाय टाइम होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम भी हो सकता था, लेकिन वेलोसिटी बाय टाइम ही क्यों? अभी जो पढ़े एनर्जी का, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। क्यों एम बी स्क्वायर? एम स्क्वायर वी भी तो लिख सकते हैं हम, या फिर एम बी क्यूब भी तो लिख सकते हैं। नहीं, अगर एम भी स्क्वायर के अलावा और कुछ भी लिखो तो वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होंगे। वो क्या बोलेंगे? डायमेंशनली करेक्ट नहीं होंगे। हम जो भी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि F इक्वल टू एम ए हो गया, दोनों साइड का इक्वल जो साइन है उसका दोनों साइड के जो फॉर्मूले होंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल मस्ट होना चाहिए, देन जाके वो वैलिड इक्वेशन है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम किसी भी फॉर्मूला, दुनिया के 72 से 72 फॉर्मूला लिख लो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिख लो, अगर इक्वल के दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है देन वो इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, गलत है। अगर दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है देन वो इक्वेशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना? उसको हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया? इसके थ्रू हम करेंगे करेक्टनेस चेक करते हैं। और ये जो दोनों साइड इक्वल होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखेंगे, उसका डेफिनेशन में लिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट क्या है उसका? कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सर इसमें क्या है? यूनिट तो चेंज हम इजीली कर सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, ये तो इजीली कर पाते हैं। ये एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर मैं पूछ लूं 1 जूल इक्वल टू कितना अर्क है, कैसे बताओगे? 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन है, कैसे बताओगे? ठीक है ना? ये जो बड़ा बड़ा क्वांटिटी है एनर्जी का, पावर का, 1 वाट इक्वल टू कितना होगा, ये जो पावर मतलब बड़ा बड़ा क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट करने के लिए ये डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तुम पहले से जान चुके हो कि मीटर का सेंटीमीटर में 100 मल्टीप्लाई करके होता है, या फिर किलो का ग्राम में 1000 मल्टीप्लाई करके होता है। लेकिन ऐसा क्वांटिटी जो कि तुम पहले बार पढ़ रहे हो 11th में, वैसे क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज लेना होगा। उसको कैसे यूज करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड क्या है? डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल इक्वेशन, मतलब अगर तुम फोर्स, हमें बस पता है कि फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। हमें पता है क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं दिखाऊंगा, गया लाइट चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना वीडियो बस बंद ऑफ कर दे रहा हूं, वरना अजीब सा दिख रहा है ना। हाँ अभी सही है। ठीक है, तो तुम्हें कैसे पता, मतलब सॉरी मैं क्या बोला था, लास्ट वाला। हाँ देखो, डिराइव क्या करेंगे? फोर्स इक्वल टू एम ए तुम्हें बचपन से पता है, फोर्स इक्वल टू एम ए तुम्हें बचपन से पता है, लेकिन मैं ऐसा एक फॉर्मूला निकालूंगा कि फोर्स को हम मास और एक्सेलरेशन के अलावा भी लिख सकते हैं।
वीडियो नहीं आ रहा है, पता है, मैं ऑफ कर लिया क्योंकि लाइन चला गया ना, वो बैकग्राउंड वो इरेज नहीं होगा अभी, इसीलिए मैं ऑफ कर लिया वीडियो को। बस वॉइस आ रहा होगा, करंट 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 मतलब चला गया, इसी वजह से मैंने वीडियो ऑफ कर लिया। ठीक है, वॉइस तो आ रहा है ना क्लियर? हेलो, वॉइस तो क्लियर है ना? ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, एक ही समझ में आया। अभी जो फास्ट वाला एप्लीकेशन है वो इजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, बस सुन लो थोड़ा। नेक्स्ट क्लास से 2 और 3 कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर एरर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, फास्ट पढ़ेंगे क्या, चेकिंग द मतलब चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिएक्शन। दो फिजिकल रिएक्शन का करेक्टनेस मतलब रिलेशन करेक्ट है कि नहीं वो चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे देखो, उससे पहले तुम्हें एक प्रिंसिपल लिखना होगा, लिखो मेरे साथ, जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं, मैंने बोल रखा है इसको, बस तुम लिख लो इसको एक बार। क्या बोलेंगे देखो, देखो मैं सिंपली अकॉर्डिंग को एसीसी लिखूंगा, तुम समझ लेना, उसको अपने कॉपी में सही से लिखना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ए फिजिकल equation will be dimensionally correct if the dimension of all the term present in that equation is same। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी विल बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimension of all the term present in that equation is same। दोनों साइड की इक्वेशन हमें सेम चाहिए। अगर अलग अलग हो गया वो डायमेंशन भी करेक्ट नहीं है और वो एक्सेप्टेबल फिजिकल रिएक्शन भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और एक पॉइंट लिख लो स्टार मार्क देके, ये थोड़ा यूजफुल होगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए। लिखो लिखो, वी कैन एड और subtract to physical quantity, ये लिखो ठीक है ना, if and only if both have same dimension। ठीक है,
दो फिजिकल क्वांटिटी को हम सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकते हैं अगर उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा, वरना हम उसको नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं नीचे। अगर मैंने बोला कि एक तरफ हमने निकालना है एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, तो क्या होगा, ट्रायंगल 1 का एरिया होगा प्लस ट्रायंगल 2 का एरिया होगा कि नहीं, मुझे एक बार मैसेज में बताओ। मतलब हमें दो सेम डायमेंशन मिलेंगे, एरिया एरिया है, दो सेम डायमेंशन हो गए, एरिया एरिया है कि नहीं। तुम्हें किसी ने बोला मुझे 1 kg के साथ 1 सेकेंड को मिला के दिखाओ मुझे, कभी कर पाओगे? 1 kg के साथ 1 सेकेंड को मिला के दिखाओ मुझे, कर पाओगे? कभी नहीं होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें बोलेगा कि 1 kg के साथ मुझे 2 kg मिला के दिखाओ, तो सिंपली तुम क्या करोगे, 3 kg लिख दोगे, है कि नहीं। सिंपली तुम 3 kg लिख दोगे। तो यही बताता है ये वाला पॉइंट, यही बताता है ये वाला पॉइंट, समझे। ये जो पॉइंट मैंने लिखा अभी, यही शो करता है, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटी अगर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हुआ, देन हम उसको इजीली ऐड कर पाएंगे। इजीली क्या, ऐड ही कर पाएंगे या फिर सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर दोनों का फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, देन हम उसको ना ऐड कर पाएंगे ना सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है, एक इक्वेशन या फिर एक फॉर्मूला, एक फिजिकल रिएक्शन डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब उस रिएक्शन में जो जो टर्म प्रेजेंट है वो जब तक इक्वल ना हो जाए, वो जब तक इक्वल ना हो जाए, समझे। अगर इक्वल नहीं है तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, अगर इक्वल है तो डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं। एक सिंपल सा एक मतलब रिलेशन देखते हैं, ये लास्ट है आज का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे बाकी तुम्हारा एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन वगैरह है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या क्या है, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला पहले कहीं पढ़े हो क्या, मुझे बताओ एक बार। ये फॉर्मूला पहले कहीं पढ़े हो क्या, ये कैसे तुम्हें पता है क्या, मतलब सही है कि नहीं, ये तुम्हें देख के पता लग रहा है सही है कि नहीं। गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है कि नहीं। कैसे पता करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला के यूज करके, डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके देखो, जानते हैं। देखो यहां पे क्या है, मैं साइड में थोड़ा तुम्हें सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देता हूं। यहां पे x क्या है, लेंथ है, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। a क्या है, a है एक्सीलरेशन, ये है हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है। इतना है, ठीक है। तो बाकी हम देखते हैं प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है। ये जो इक्वल साइन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर ये राइट हैंड साइड का हर एक टर्म के साथ, डायमेंशन के साथ इक्वल हो गया, देन ये एक वैलिड इक्वेशन होगा, है कि नहीं मुझे बताओ, है कि नहीं मुझे बताओ। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर राइट हैंड साइड का ईच एंड एवरी टर्म के साथ डायमेंशनली इक्वल होता है, देन वो एक एक्सेप्टेबल इक्वेशन होगा, है कि नहीं। तो हम चलिए चेक करते हैं। देखो ये क्या है, x है, मतलब इसका डायमेंशन क्या है, l है, इसका डायमेंशन क्या है, l है। मतलब राइट साइड में जितना भी टर्म है उसका भी डायमेंशन l होना चाहिए। अगर एक भी टर्म का डायमेंशन नहीं हुआ l, देन हम उसको क्या बोलेंगे, एक फिजिकली एक्सेप्टेबल रिएक्शन नहीं है बोलेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम पहले निकालते हैं x नॉट का। x नॉट भी एक वही लेंथ है,
तो इसको भी हम l लिख दे। चलो एक टर्म का तो बच गया, एक टर्म बच गया, वो तो लेंथ के बराबर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा v इंटू टी। तो ये क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, L1 t माइनस वन, उसके मल्टीप्लाई में T1 है। ठीक है, तो बेस सेम है तो इसको हम -1 +1 लिख सकते हैं, और -1 +1 मिलके 0 हो गया, तो मैंने इसको बस लिख लिया L1 करके। अच्छा, V0 t भी L के बराबर हो गया, तो दोनों बच गए, दोनों बार बार बच गए। ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया हमारा हाफ एटी स्क्वायर। हाफ का कुछ होगा क्या, हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल नहीं सकते, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल नहीं सकते। हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन का, हम निकाल सकते हैं टाइम के स्क्वायर का। तो निकालते हैं इसका, ये क्या है, a t के स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन का हम निकाल चुके हैं, L1 t -2 होता है, और उसके मल्टीप्लाई में T2 है। अगेन देखो -2 +2 कैंसल आउट होके बस बचेगा कि नहीं, L1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशनल फॉर्मूला था और राइट हैंड साइड जो ईच टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, सिंपली समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, समझ में आया ना। और ये जो देखो ईच एंड एवरी टर्म जो ऐड हुआ है, ये जो ईच एंड एवरी टर्म जो ऐड हुआ है, मैंने क्या बोला था, ये जो फॉर्मूला हम पढ़े, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़े, ये जो पिंक में लिख रखा है, इसमें क्या बोले थे, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकता है इफ एंड ओनली इफ उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, तब जाके। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये जितना भी x0 v0 t हाफ एटी स्क्वायर जितना भी ऐड हुआ है आपस में, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, l l l है, तब जाके ये ऐड हो सकता है। अगर डिफरेंट होता तो इसको हम ऐड में नहीं लिख सकते, अगर वो डिफरेंट होता तो उसको एडिशन में नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं, दोनों जो पॉइंट लिखा था दोनों यहां पे प्रूफ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी प्रूफ हो गया, और सेकंड जो एक फॉर्मूला लिखे थे या फिर जो पॉइंट लिखे थे वो भी प्रूफ हो गया। तो समझ में आया कि नहीं होमोजेनिटी क्या है और कैसे ऐड कर सकते हैं डायमेंशन को, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये हाफ एम बी स्क्वायर का निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन मैंने उठा के ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है, आज जो पढ़े, जो मैंने लिखने के लिए बोला था क्लास में वो लिखे हो, तुम लिखे हो, अगर लिखे हो मुझे अभी फोटो भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं देखूंगा तुम लिखे हो कि नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एग्जिट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको मेरा नोट्स या फिर कुछ डाउट पूछना हो देन तुम यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो स्कैन कर सकते हो इजीली। आज थोड़ा दिक्कत हो गया कि मतलब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया था, इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से ही इसमें आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहले कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रीवियस क्लास का मैंने बस डिस्कस कर रखा है, और जो भी लिख रखा है उसको मैं पीडीएफ में भेज दूंगा। तो अगर तुम्हें डाउट पूछना हो तो ये वाले में स्कैन करो, या फिर नोट्स चाहिए तो ये वाले में स्कैन करके तुम ऐड हो सकते हो। प्राइवेट अकाउंट नहीं है, पब्लिक है, बस तुम डाउट पूछो, फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, या फिर लाइक या कमेंट करने की मेरी पोस्ट में कोई जरूरत नहीं, बस डाउट पूछो, खत्म बात, ठीक है। और अगर लाइव मेरे साथ क्लास करना चाहते हो ऐसे गूगल मीट में, मैं अभी एक बच्ची को गूगल मीट में पढ़ाता हूँ, उसको ही रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम्हें भी हेल्प हो। अगर तुम लाइव क्लास करना चाहते हो गूगल मीट के थ्रू, तो मुझे यही जो मैं आईडी दे रहा हूँ उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। यहाँ पे पब्लिकली मैं नहीं दे सकता ना, अगर थोड़ी देर बाद नया सिम लूंगा तो उसमें दे सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए नहीं दे सकता, ठीक है। तो तुम चाहते हो कि गूगल मीट के थ्रू मेरे साथ क्लास करो, अभी थोड़ा टाइम नहीं हो रहा है तो वीकली में एक क्लास ले रहा हूँ, बाद में क्या वीकली 2 क्लास हम करेंगे, ठीक है, 1.5 घंटे का 2 क्लास रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम लाइव क्लास लेना चाहते हो गूगल मीट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक अकाउंट है,
तो आज इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।